वीडियो में बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। सो दिस इज़ केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेशन पार्ट 3। सो पार्ट 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। बहुत हेल्पफुल होने वाला है वो वीडियोस आपके लिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किया है केमिस्ट्री के। एंड ये आप लोगों का पार्ट 3 है। दिस इज़ द लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉज अभी केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद फिजिक्स आएगा, फिजिक्स के बाद बायो आएगा, एंड देन केमिस्ट्री के एक डेडिकेटेड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आएगा, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड एक प्रैक्टिस सेशन आएगा, देन इनऑर्गेनिक के लिए आएगा। तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन आने वाले हैं आपके, लाइक जब NFAT एग्ज़ाम आएगा, जब आप लोग का कुछ मिड जून में एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में NFAT का। सो तब तक आपके पास बहुत सारे वीडियोस होंगे प्रैक्टिस सेशन के, आप आराम से उसको देख सकते हैं, आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे हर वीडियो मैंने बोला है, ये मत मानना कि यही क्वेश्चन आने वाले सेम टू सेम, नहीं। ये प्रैक्टिस सेशन है कि हाँ भाई क्वेश्चन इसी तरह का आता है, क्वेश्चन पढ़ो आंसर दो वाला सीन रहता है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो आंसर दो, कुछ हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आता ज़्यादा, लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आता लेंथी क्वेश्चन। बेसिक मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, इजी टू मॉडरेट, हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, दैट्स वाई डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में एक तो हार्ड क्वेश्चन मिल जाए, वरना मॉडरेट क्वेश्चन भी मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ा सा भी साउंड आए तो प्लीज़ इग्नोर करना, कॉज अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरे घर के बाजू में। इसमें घर के किसी भी कोने बैठूंगा आवाज़ आने वाली है, ठीक है। सो कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, क्वेश्चन दिखाऊंगा उसको सॉल्व करना। अगर नहीं आता है आंसर तो आप लोग उसको रेज्यूम करना वीडियो को, एंड आंसर देखना, ओके। स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 41। सो 40 तक मैंने प्रीवियस पार्ट में कवर कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपने यूट्यूब पे सर्च में जरूर से लिखना केमिस्ट्री प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2 बाय फॉरेंसिक साइंस बाय जय। पार्ट 1 में मिल जाएगा आप लोग को, डू चेक इट आउट। सो 41 क्वेश्चन से यहाँ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग लेजैंग्स टेस्ट, set of sulfur and nitrogen present in an organic compound changes into option number 1 Na2S and NaCN, option number 2 Na2S SO4 and NaCN, option number 3 Na2S and NaCNO, या फिर ऑप्शन नंबर 4 NaCN and NaCNO। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 Na2S and NaCN। हाँ भाई सर्दी बहुत हो गया, मैं इससे बता रहा हूँ, सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, बुखार लग चुका है, मौसम बदल रहा है। आप लोग भी आराम से अपना केयर करना, हमने तो नहीं किया अपनी केयर, हम तो पड़ गए बीमार, आप लोग केयर करो आराम से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय। सो वोलेटाइल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, कौन से मेथड से निकाला जाता है। सो पहला मेथड आप लोग का कैल्डेल मेथड, दूसरा ड्यूमास मेथड, तीसरा विक्टर्स मेयर्स मेथड, और चौथा है आप लोगों का लेबिक्स मेथड्स। तो अगर आप लोगों ने आप लोगों को याद होगा, आप लोग पढ़ा होगा, सो वोलेटाइल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास विक्टर मेयर्स मेथड से निकलता है। सो इसका आंसर देखो, इसका आंसर होगा विक्टर्स मेयर मेथड, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43। Which of the following can be used as the halide component for Friedel-Crafts reaction? सो ये चार ऑप्शन में से कौन सा जो एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हैलाइड कंपोनेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोइथीन, या फिर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। सो हैलाइड कंपोनेंट की तरह हम लोग आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को इसमें यूज़ किए करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। क्यों, इसका भी रिएक्शन देख, इसका भी रीज़न देख लो आप एक बार। सो आंसर इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसका रीज़न देखो, क्योंकि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोइथीन जो होता है, वो जो होता है उनमें CX बॉन्ड में क्लीवेज जो होता है पॉसिबल नहीं होता है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में जो CX बॉन्ड होता है उसमें जो है क्लीवेज पॉसिबल होता है, दैट्स व्हाई हम उसको एक हैलाइड कंपोनेंट की तरह यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। Benzene react with CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3 to form। सो CH3Cl कुछ बच्चे इसको क्लोरोफॉर्म समझ लेते हैं, डेट्स नॉट क्लोरोफॉर्म, कि आप लोग क्लोरो मिथेन है, ठीक है। सो क्लोरोमिथेन को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 से, तो क्या बनता है, क्या मिलता है, प्रोडक्ट क्या मिलता है हम लोग को। क्लोरोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड, जाइलिन, या फिर टॉलुइन। सो कुछ बच्चे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन कर देंगे, कौन आप लोग को यहाँ पे
क्लोरोमीथेन है, बेंजीन है, तो लोगों को लगता है कि इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, बट नहीं, टॉलुइन बनता है इससे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, टॉलुइन। इसका रिएक्शन देखो आप लोग, बेंजीन में CH3Cl है, जब हमने रिएक्ट कराया CH3Cl को बेंजीन से रिएक्ट करा के एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हम लोग को टॉलुइन मिलता है एंड HCl मिलता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो ध्यान रखना इस चीज़ पे, ऐसी अंधों की तरह मत आंसर कर देना कि CH3Cl है, क्लोरीन है, बेंजीन है, तो रिएक्ट करें क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, नहीं, टॉलुइन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ आप लोग कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, इसको सॉल्व जरूर से करना। नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 इज, सो O2 मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज 6 ग्राम, तो इस 6 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन में कितना नंबर ऑफ मोल्स है वो आपको बताना है। सो ऑप्शन देखो, 0.25 मोल, 0.5 मोल, 1 मोल, 0.18 मोल। सो इसको सॉल्व करना, इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो कुछ 0.186 कुछ करके आंसर आने वाला आप लोगों का। सो देख लेना क्या आंसर आएगा, दैट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 जो आप लोग सही आंसर है, दैट इज 0.18 मोल। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिलोंग्स टू द एल्काइन सीरीज। एल्काइन सीरीज में इनमें से कौन सा जो है करेक्ट बैठेगा, कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनमें से एल्काइन सीरीज का है। C7H14, सो एल्काइन सीरीज का मैं पहले बता देता हूँ, आप लोगों को नहीं पता होगा, याद नहीं है तो। एल्काइन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n-2, सो उसके हिसाब से देखो, ऑप्शन नंबर 1 इज C7H14, C10H22, C6H16, C9H16 एंड C16H22। सो इसका आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज C9H16। फॉर्मूला आप देख सकते हो, फॉर्मूला CnH2n-2, उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एल्काइन सीरीज के लिए होगा दैट इज C9H16। क्वेश्चन नंबर 47, हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। इनमें से कौन से कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा यूजफुल होगा। क्वेश्चन को हिंदी में डिकोड कर लो, पता है क्वेश्चन को जब हिंदी में डिकोड कर लोगे ना, सही बता रहा हूँ, कोई आंसर ऐसे बन जाता है, ऐसे, ठीक है, यूँ बन जाते हैं आंसर। सो कार्बोकेटाइन, कौन से कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, नियोपेंटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल या फिर इथाइल। सो इसका आंसर देखो, इसका आंसर होगा आप लोग का सेकंड ऑप्शन, दैट इज टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल आप लोग का ये टर्शरी अल्कोहल होता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल देता तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि टर्शरी अल्कोहल टर्ट ब्यूटाइल होता है आप लोगों का। सो कभी मान लो अगर कि कुछ इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, इसमें टर्ट ब्यूटाइल नहीं दिया, आप लोग को टर्शरी अल्कोहल दे दिया, या फिर आइसोप्रोपाइल नहीं दिया, आप लोगों को सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया, तो याद रखना सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपाइल, टर्ट ब्यूटाइल यानी कि टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 48, द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ शुगर इज। दो शुगर है, दो शुगर का जब मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड, सबसे यूजफुल मेथड कौन सा होने वाला है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी या फिर नन ऑफ द अबव। सो आप अगर आपने पढ़ा होगा तो शुगर के मिक्सचर को एकदम अच्छी तरीके से सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। सो इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 48, क्रोमेटोग्राफी। अगर आप लोग अपने NFET एग्ज़ाम देंगे, तो NFET एग्ज़ाम देने के बाद जब फॉरेंसिक साइंस करेंगे, फॉरेंसिक साइंस में आप लोग क्रोमेटोग्राफी का बताया जाएगा, गैस क्रोमेटोग्राफी आपका लोगों के फॉरेंसिक साइंस में यूज़ होता है। सो इसको याद रखना, यूज़ होता है, बहुत अच्छा एविडेंस को लाइक एनालाइज करने में बहुत अच्छा यूज़ करता है ये, लाइक क्रोमेटोग्राफी बहुत जगह यूज़ होता है। फॉरेंसिक साइंस में भी आप लोगों को गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ होगा। अगर आप लोग मान लो बी फार्मा करते हैं तो बी फार्मा में भी आप लोगों का क्रोमेटोग्राफी यूज़ होता है मेडिसिन बनाने के लिए। सो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 49, द स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इज कॉल्ड। केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी को किसको कहते हैं। यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा आप लोगों को, रेट ऑफ रिएक्शन पहला ऑप्शन देखिए, क्लिक मत करना, सिलेक्ट मत करना, ठीक है। सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स नहीं होता है, आप लोग पूरे केमिकल
कैनेटिक्स में सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसका रेट ऑफ रिएक्शन पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। तो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन से मत इसको आंसर को टिक कर देना। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, फैक्टर विच अफेक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों भी केमिकल काइनेटिक्स में ही आता है। इसका आप लोग को मैं डेफिनेशन दिखाना चाहूँगा फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। देखो इसका डेफिनेशन देखो आप लोग। Chemical kinetics is the study of the rate of chemical reaction, that is ROR, that is rate of reaction. The factor that affect these rates जैसे कि temperature and concentration, and the mechanism or steps through which reaction occurs, और वो mechanism जिसके वजह से ये rate of reaction हो रहा है, ये reactions हो रहे हैं। So इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन भी आता है, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन आएगा, एंड फैक्टर विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन दोनों आएंगे, ठीक है, तीनों आएंगे, सॉरी तीनों आएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50, अ मिजिबल मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म कैन बी सेपरेटेड बाय, सो क्लोरोफॉर्म आप लोग का CH-Cl3 होता है। सो क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन के एक मिक्सचर को किस तरह से लोग सेपरेट कर सकते हैं, मिजिबल मिक्सचर को किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, सब्लिमेशन से, डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से, या फिर ड्यू बाय क्रिस्टलाइजेशन। सो देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 50, सॉरी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से हम लोग बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म को उसके मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, टू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली फ्रॉम एल्कोहल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड। एल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है। तो इनमें से ऑप्शन देखो, एल्कलाइन KMnO4, एक्वस KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, या फिर एनहाइड्रस CrO3। इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एसिडिफाइड KMnO4। सो इसका ऑप्शन नंबर नहीं, सर क्वेश्चन नंबर 52 बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट एंड एसिड इज, लुईस बेस, लुईस एसिड आपने पढ़ा होगा। तो एसिड क्या होता है लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, प्रोटॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। सो आप लोगों को पता होगा लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड होता है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है एसिड, जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है। तो कभी आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एंड आपने बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, एंड H2SO4 दिखता है आप लोग को, तो उसको जरूर से टिक कर देना। सो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बताया 2 तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोगों को खुद के दिमाग में क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, खुद के दिमाग में क्वेश्चन बनाओ कि अगर इस क्वेश्चन में ये चेंजेस हो जाता है तो क्या इसका आउटकम निकला, क्या आंसर आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन बनाओ अपने दिमाग में खुद से भी। क्वेश्चन नंबर 53 पे पढ़ते हैं। व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विथ ब्रोमीन वाटर डैश इज फॉर्म्ड। सो फिनॉल को जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ब्राउन लिक्विड, कलरलेस गैस, वाइट पीपीटी, या फिर नो रिएक्शन। सो जब फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आप लोगों को 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल मिलता है। एक जब मेटा एंड पैरा पोजिशन में आप लोग का ब्रोमीन लग जाता है 3 जगह पे। सो इसका जो आप लोग को क्या बोलते हैं, ये जो आप लोग को तो प्रोडक्ट मिला, लेकिन प्रोडक्ट के साथ आप लोग क्या मिलता है, दैट इज़ वाइट पीपीटी, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आप लोग को मिलता है इस प्रोडक्ट के साथ। सो इसका आंसर होगा वाइट पीपीटी। या देखो आप लोग फिनॉल को जब लोग ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, सो बेटा एंड पैरा पोजिशन में आप लोग को ब्रोमीन लग जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है, एंड वाइट पीपीटी बनता है, ठीक है। याद रखना है इस बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिजॉल्व इन बेंजीन, इनमें से कौन सा बेंजीन में डिजॉल्व नहीं हो सकता, नेफ्थलीन, एंट्रासीन,
C6H12O6 या फिर बोथ A एंड B। सो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 55, ethers may be used as solvent because they react only with which of the following reactants। ईथर को हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो इनमें से कौन सा कौन से रिएक्टेंट के साथ जो है वो रिएक्ट कर सकता है, अच्छी तरह से रिएक्ट कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिड, बेसेस या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। सबको पता होगा कि आपको पता होगा कि ईथर जो होता है सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। सो एसिड के साथ रिएक्ट करके वो एक बहुत यूजफुल सॉल्वेंट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एसिड। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा एक सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है? कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर, ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर या सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन वाटर। देखो, सोडियम क्लोराइड आपका NaCl जब वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, जब NaCl आप लोगों का वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो वो एक लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं होगा। नमक और पानी को डालोगे तो उसको मिक्स करोगे, लिक्विड सॉल्यूशन होगा। ग्लूकोज एंड वाटर को चीनी पानी के साथ मिलाओगे तो आप लोग का लिक्विड सॉल्यूशन। इथेनॉल एंड वाटर को आप लोग यानी कि इथेनॉल को और वाटर को जब मिक्स करोगे तो भी लिक्विड सॉल्यूशन। कॉपर एंड गोल्ड को अगर आप लोग मेल्ट करके इसको मिक्स करोगे तो एट द एंड वो जाके आप लोग एक सॉलिड बन जाएगा। आपको पता ही होगा कॉपर एंड गोल्ड सो सॉलिड बनता है, ठीक है। उसको जितना मेल्ट करके जितना भी इसको किसी भी फॉर्म में जो करना करो, एट द एंड सॉलिड बन जाता है, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, दैट इज कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड। आप लोग का ये होगा एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा वीक है, वीक बेस इनमें से? NaOH, CaOH होल ट्वाइस, NH4OH या KOH। सो सबसे ज़्यादा वीक बेस जो होता है वो NH4OH है। इन चारों के मुकाबले में NH4OH बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ इज हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हेनरी कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेरीज एक्सपोनेंशियली या फिर नन ऑफ द अबव। सो हेनरीज कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 59, when acetamide is converted to methylamine, what is the name of the reaction। जब एसिटामाइड जो है मिथाइलामीन में कन्वर्ट हो जाता है तो कौन सा रिएक्शन है वो, ठीक है। वो रिएक्शन कौन सा होता है? सॉरी। सो कौन सा रिएक्शन होता है? सो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट आपका एकाइलेशन बोल दिया या फिर एसाइलेशन बोल दे, दोनों नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, एसिटाइलेशन या फिर एकाइलेशन दोनों बोलते हैं, दोनों में से कोई नहीं होगा आप लोग। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या फिर हिंसबर्ग रिएक्शन। सो देखो, कुछ बच्चे क्या करने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 2 पर तुरंत टिक करने वाले हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर नहीं है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन 2 इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, डेट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आप लोग रिएक्शन दिखाया था मैं एक बार, ये देखो। एसिटामाइड जो एसिटामाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, KOH के प्रेजेंस में KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को मिथाइलामीन बनता है। तो मिथाइल अमीन मिलेगा हम लोग को, तो मिथाइल अमीन जो मिलेगा, और ये जो रिएक्शन है पूरा, ये रिएक्शन जो आप लोग का होता है दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो याद रखना इस बात को, ठीक है। क्योंकि एसिटामाइड प्लस Br2 प्लस KOH आप लोग को मिथाइलामीन मिलेगा, प्लस 2 KBr K2CO3 प्लस 2 H2O का मॉलिक्यूल मिलेगा। H2O के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60,
विच लॉ एक्सप्लेन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन अ लिक्विड। लिक्विड में विच लॉ एक्सप्लेन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। तो गैसेज की सॉलिबिलिटी को जब जब गैसेज जो होते हैं लिक्विड में गैसेज होते हैं तो उनकी सॉलिबिलिटी को कौन सा लॉ अच्छे से एक्सप्लेन करता है, कौन सा लॉ उस चीज़ के लिए बना है? चार्ल्स लॉ, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ या फिर बॉयल्स लॉ। सो ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉलिड सॉल्यूशन उसमें से है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से आप लोगों का। सो इसका आंसर होगा आपका हेनरीज लॉ। इसमें इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, हेनरीज लॉ हो गया, हेनरीज लॉ होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 61, डैश अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑन हीटिंग। इनमें से कौन सा जो है हीट, जब हीट होता है वो तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि वो जो चीज़ था पहले वो चीज़ जो है जब हीट कर जाता है तो जो अपना वो प्रीवियस जो चीज़ था उसको प्रीवियस से जिस चीज़ से फॉर्म पे कुछ और बनाया गया था वो वापस डिफॉर्म हो जाता है परमानेंटली, फिर वो वापस फॉर्म नहीं हो सकता। सो इसका ऑप्शन देखो, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफलॉन या फिर बेकेलाइट। सो इसका आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, डेट इज़ बेकेलाइट। एंड ये वाला जो वीडियो होने वाला है शायद से थोड़ा आधे घंटे तक जा सकता है, 30 मिनट चले जाएगा, मतलब पहला वीडियो होगा, मैं तो इतना देर तक जा रहा होगा 30 मिनट तक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कभी भी कि भाई कोई वीडियो ज़्यादा देर तक जाए, क्योंकि बच्चा बोर हो जाता है, ठीक है, स्टूडेंट बोर हो जाता है इतना 30-30 मिनट 40-40 मिनट का लेक्चर देख के। सो मैं कवर करता हूँ, मैं ऐसा मतलब कि ट्राई करता हूँ कि पूरा वीडियो जो है 25 मिनट तक में कवर हो जाए, ट्राई करता हूँ कि 25 मिनट कवर हो जाए, बिकॉज अभी आई थिंक कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है। सो क्वेश्चन नंबर 62 बढ़ते हैं। 62, विच ऑफ दीज सब्सटेंस हैज़ अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन अमीन। इनमें से किनके पास जो है अमीन से ज़्यादा लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, अमीन से कम है बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट? एल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फॉस्फाइन। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज एल्कोहल, ईथर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो है हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है अमीन से, लेकिन फॉस्फाइन के पास जो होता है अमीन से कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, याद रखना है बात को। क्वेश्चन नंबर 63, लाइजिन लाइजिन इज एन एग्जाम्पल, ये इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा, IAS हो गया वो, इज होगा इस पर, ठीक है। लाइजिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर बट अनचार्ज्ड अमीनो एसिड। लाइजिन जो है पोलर अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है, पर वो एक अनचार्ज्ड अमीनो एसिड का भी एग्जाम्पल है। तो वो अनचार्ज्ड अमीनो एसिड कौन सा है? देखो, अमीनो एसिड वो एक ही है, वो पोलर भी है लेकिन वो अनचार्ज्ड है, तो वो कौन सा अमीनो एसिड है जो पोलर भी है एंड अनचार्ज्ड भी है? सेराइन, एस्पार्टेट, लाइजीन या फिर आर्जिनाइन। सो सेराइन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो पोलर है बट अनचार्ज्ड होता है, तो लाइजीन जो एग्जाम्पल है एक ऐसे अमीनो एसिड का जो पोलर है बट अनचार्ज्ड होता है, दैट इज सेराइन। क्वेश्चन नंबर 64, डाइसैकेराइड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 मोनोसैकेराइड आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ बॉन्ड। एक डाइसैकेराइड शुगर जो होता है, डाइसैकेराइड जो होता है वो कब फॉर्म होता है? जब 2 मोनोसैकेराइड जो है वो एक दूसरे से बॉन्ड कर जाते हैं, एक बॉन्ड के वजह से। वो कौन सा बॉन्ड है इसकी वजह से 2 मोनोसैकेराइड जो है बॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक, आयोनिक, पेप्टाइड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो इसका आंसर होगा आप लोगों का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल जो होता है आपके ग्लूकोज का, वो ग्लूकोज के बॉन्डिंग से डाइसैकेराइड बनता है। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो इतना यूजफुल होता है, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कोई मत कर देना, ठीक है, पता चले फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कर दो। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आप लोगों का 12th के चैप्टर में, बायोलॉजी के 12th के चैप्टर में DNA वाले में, ठीक है, यहाँ मत कर देना ये चीज़ें, बायोमोलिक्यूल्स है वो, DNA है अलग चीज़ है वो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कोई इसमें से। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल नहीं है? इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, इपॉक्सी, पॉलीएस्टर, नायलॉन। सो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक थर्मोप्लास्टिक होता है, पॉलीएस्टर भी थर्मोप्लास्टिक होता है, नायलॉन भी एक थर्मोप्लास्टिक है, एपॉक्सी इकलौता एक ऐसा है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं होता, ठीक है। सो इनमें से जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, दैट इज एपॉक्सी। एपॉक्सी नॉट एन थर्मोप्लास्टिक।
क्वेश्चन नंबर 66, इसको कॉपी लिए होगे आप लोग, पेन होगा या आपके पास, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को अभी अभी, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइएटॉमिक गैस इज, ट्राइएटॉमिक गैस के 0.1 मोल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 1, 1.806 इंटू 10⁻23, 1.806 इंटू 10⁻22, 3.600 इंटू 10⁻23, 6.026 इंटू 10⁻22। इसको पॉज करो वीडियो को, अभी पॉज करो, जल्दी पॉज करो इस वीडियो को, इस सॉल्व करो आंसर को, ठीक है। ये बस सोचो कि करा रहे हैं, अभी तो आंसर दिखाई देंगे, खुद से सॉल्व करो एक बार, ठीक है। रुको इस वीडियो को, सॉल्व करो इस आंसर को। आई होप अभी तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। उसको पॉज करके इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1.806 इंटू 10⁻23। इस सॉल्यूशन देख लो। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल्स इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स, सो 0.1 इंटू 6 आप लोग देख सकते हो इसमें। एंड देन ट्राइएटॉमिक गैस था, ट्राइएटॉमिक गैस, दैट्स वाई इसमें 3 आया है, नंबर ऑफ एटम्स में 3 आएगा, कॉज ट्राइएटॉमिक गैस है। एंड देन जब इसको सॉल्व कर लोगे, एवोगाड्रो नंबर इसमें डाल दिया गया है, देख लो। Na जो है आपका एवोगाड्रो नंबर है, तो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3, तो जब ओवरऑल सॉल्व कर लोगे आप लोग तो 1.806 इंटू 10⁻23 का आंसर आएगा। मैंने पहले भी कहा है, एकदम टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ये जो आप लोग को न्यूमेरिकल दिया है फिजिकल केमिस्ट्री से, बेसिक जो आपका केमिस्ट्री है, वो जो है चैप्टर 11 का, उसमें से क्वेश्चन है। आप देखो इसको भी ज़रा, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल आता है, फॉर्मूला बेस्ड आता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बता दूँ, आप लोग क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे कि भाई 4-5 कॉन्सेप्ट एक साथ मिल गया एक ही क्वेश्चन में है, एक पीछे आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करो, नहीं, ऐसा भी नहीं आएगा। आप लोग क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आएंगे, आप लोग को वैल्यू दे दी जाएगी, एंड वैल्यू देने के बाद आप लोग से पूछा जाएगा कि इसका जो पूछा जाएगा आपको निकालना पड़ेगा। तुरंत वैल्यू दे रखा है आपको, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आप लोग का आंसर आएगा, ठीक है। एंड हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, कंपटीशन बढ़ रहा है, दैट्स वाई हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए। तो हाँ, जैसे कि पिछले बार 2-3 लाइन के आंसर निकल रहे थे, हो सकता है कि अगली बार आप लोग को शायद से 5 या 6 लाइन का न्यूमेरिकल मिल जाए, है ना, हो सकता है। सो इसका थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं भी और क्वेश्चन ऐसे लेके आऊँगा अगले पार्ट्स में। यस, ये तो लास्ट पार्ट है, लेकिन बाद में जब और केमिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, उसे मैं ट्राई करूँगा थोड़ा से डिफ़िकल्ट एंड हार्ड क्वेश्चन में लेके आऊँ, जिससे कि और बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखना, इस तरह क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, velocity of both atomic model is directly and inversely proportional respectively to, ये इस तरह का एक क्वेश्चन आया था 2025 में रेडियस के लिए। सो रेडियस के लिए आया था, ये इस बार मैं वेलोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, बिकॉज PYQ में आया था रेडियस के लिए, क्या पता गया वेलोसिटी के लिए पूछ ले, कौन जानता है, राइट। सो वेलोसिटी के लिए, सो ऑप्शन 1 z² एंड n³, ऑप्शन 2 z² एंड n², ऑप्शन 3 n and z, और ऑप्शन 4 z and n। सो याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, z and n। इसका फॉर्मूला देख लो आप लोग। वेलोसिटी ऑफ बोथ एटॉमिक मॉडल में जो वेलोसिटी होती है वो कितनी है, वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 z अपॉन n। z जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, याद रखना है बात। क्वेश्चन नंबर 68, which of the following is the right temperature coefficient and expression, इनमें से कौन सा जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड के जो एक्सप्रेशन है वो राइट है, करेक्ट है, बढ़िया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, n इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट t प्लस 10 डिग्री अपॉन रेट कांस्टेंट एट t डिग्री, n इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट t प्लस 20 डिग्री अपॉन रेट कांस्टेंट एट t डिग्री, n equal to rate constant at t plus 30 degree upon rate constant at t degree, n equal to rate constant at t plus 40 degree upon rate constant at t degree। सो ये जो होता है, इस तरह का सवाल हो सकता है कि
पूछ लिया जाए वैसे तो मुझे कम उम्मीद है, बिकॉज इस तरह सवाल नहीं आता, ज़्यादा लंबा चौड़ा सवाल नहीं आता। एक जैसे कि पिछले बार सिर्फ एक ही सवाल केमिस्ट्री से आया था, गिब्स एनर्जी से रिलेटेड था, मुझे याद है, जहाँ तक मुझे याद है गिब्स एनर्जी से रिलेटेड था वो क्वेश्चन। वो थोड़ा था ऐसा ही लंबा सा क्वेश्चन आया था वो। वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता सर, मैं उम्मीद तो नहीं, पर मैंने डाल दिया बिकॉज क्यों, प्रैक्टिस करने में क्या जाना है ना, प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज n इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट एट t प्लस 10 डिग्री अपॉन रेट कॉन्स्टेंट एट t डिग्री। ठीक है, वाह फाइनली ख़त्म हो गया। जी कितने 68 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया है। ठीक है, सो पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, पार्ट 3 अपलोड हो जाएगा आई थिंक। जब अपलोड होगा आप लोग शायद इस वीडियो को रात में देख रहे होंगे, शायद शाम या रात में हम लोग देखेंगे इस वीडियो को, बिकॉज तब तक ये अपलोड हो ही जाना चाहिए। सो बस आज की वीडियो के इतना ही। अब कुछ दिन वेट कर लो भाई, कुछ दिन थोड़ा सा वेट करो, सब्र रखो थोड़ा सा। अब फिजिक्स का PYQ आएंगे, PYQ बोल रहा हूँ सॉरी, प्रैक्टिस सेशन आएगा, PYQ मैंने कवर ऑलरेडी कर दिया है। सो प्रैक्टिस सेशन आने वाला है फिजिक्स का, देन बायो का। एंड एक काम करते हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो किस चीज़ का चाहिए, फिजिक्स का या फिर बायो का, जरूर से बताना मेरे को। मैं उस पर अगला प्रैक्टिस सेशन उसी पे लेके आऊँगा, फिजिक्स या बायो, जो मेरे को पहले बता देना किस चीज़ पे चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सो बस थैंक यू। एंड आज का प्यारे प्यारे सेंटेंस पढ़ लेते हैं, प्यारे प्यारे कोट पढ़ लो आज का, जिससे कि मैं दिन तो बने अच्छे से, पढ़ाई हो पाएगी अच्छे से तभी। When your mind says give up, say to yourself what if। जब आप काम करो, जब पढ़ाई कर रहे हो ना, और जब लगता है कि भाई अब नहीं हो पाएगा, जब सबसे ईजिएस्ट काम है दुनिया का गिव अप करना, सबसे ईजिएस्ट काम है कि भाई आई एम एंड डूइंग दैट थिंग, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ रहा हूँ, आई गिव अप। ये चीज़ जो होता है सबसे ईजिएस्ट थिंग है। बट अपने आप सवाल पूछो, वॉट इफ़ आई मेक इट, वॉट इफ़ इसको मैं कर लिया अगर, तो भाई कितना अच्छा हो जाएगा भाई, अगर मैं इसको कर लेता, अगर मैं कर लेता हूँ उस चीज़ को, अगर वो जो टॉप 10 बच्चे आएंगे, जो AI या टॉप 10 आएगा, ठीक है, अगर उसमें मेरा नाम होगा, व्हाट इफ़ मैं उसमें आ जाऊँ, तो क्या कितना अच्छी बात होगी, राइट। सो व्हाट इफ़ हमेशा आना चाहिए दिमाग में। सो बस आज के थैंक यू, बहुत बहुत बातचीत हो गई भाई। ठीक है, जाओ आराम से पढ़ाई लिखाई करो, कमेंट जरूर से बता देना फिजिक्स चाहिए कि अगला बायो चाहिए, क्या चीज़ जरूर बताओ मेरे को। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से मन लगा के पढ़ो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।